हेलो गाइस, दिस विजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से हम आपके बीच मौजूद हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के एक नए वीडियो के साथ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला गया अगर, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है। अगर हम हाइड्रो का मतलब समझ लेते हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम आसान लैंग्वेज में बिना किसी डिफ़िकल्टी के समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है। तो हाइड्रो का जो सिंपल सा मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी या जल। हाइड्रो का मतलब होता है पानी या जल। अब पृथ्वी पर मौजूद जितना भी पानी है, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो, पृथ्वी की सतह पर हो या पृथ्वी के ऊपर बादलों के रूप में हो, तो जो भी पानी मौजूद है उसका अध्ययन करना है हमें। वो पानी कितना मौजूद है, फ्लो रेट ऑफ फ्लो क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और डेप्थ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसको हम एक टर्म आता है, एक विज्ञान की शाखा होती है, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसे हम बोलते हैं, इसी से बनता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी का मतलब ये हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर मौजूद पानी, अब वो पानी हो सकता है आपका सरफेस वाटर के रूप में, सरफेस वाटर, वो ग्राउंड वाटर हो सकता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, मतलब जो बादलों के रूप में है। तो टोटल ये जितना भी वाटर है, इसका पूरा अध्ययन हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी, और इसे हिंदी में बोलते हैं जल विज्ञान। हिंदी में बोलेंगे इसे जल विज्ञान। अब सरफेस वाटर क्या होता है? सरफेस वाटर में जितना भी पानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद है, अब पृथ्वी की सतह पर पानी अलग अलग फॉर्म में मौजूद है। जैसे सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सी या ओशियन, जिसे समुद्र या महासागर बोलते हैं। दूसरा, इसके बाद आ जाता है रिवर, इसके बाद है कैनाल। रिवर का मतलब नदियाँ, कैनाल नहरें, इसके बाद पॉन्ड हैं, तालाब, रिजर्वायर हैं, रिजर्वायर जिसे हम जलाशय बोलते हैं, और इसके अलावा वेल हो गई, कुएं हो गए, स्प्रिंग्स हो गई। तो बहुत सारा पानी जो सरफेस वाटर है इस फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद ग्राउंड वाटर वो होता है जो पृथ्वी की सतह के अंदर मौजूद है। पृथ्वी की सतह के अंदर तो केवल एक ही फॉर्म में मौजूद है, तो जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलेंगे। इसके अलावा जो पानी बचता है वो होता है क्लाउड के फॉर्म में। सॉरी, इस क्लाउड की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत है, CLOUD, क्लाउड। तो इसके अलावा जो पानी मौजूद है वो क्लाउड के फॉर्म में मौजूद है। तो टोटल इसका जो एनालिसिस हम करेंगे वो हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, जल विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, देखिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है चक्र, और हाइड्रोलॉजिकल मतलब जलीय चक्र, जलीय चक्र। तो अब ये क्या होती है कि जैसे जो भी पानी हमारा सरफेस पे मौजूद है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड है, तो क्या होता है, ये सारा पानी एक चक्र के रूप में चलता रहता है। अब चक्र के रूप में कैसे चलता है कि मान लीजिए जो भी पानी समुद्रों में है, मान लीजिए समुद्र में पानी है, अब समुद्र का पानी इवेपोरेट होके, वाष्पीकृत होके
ऊपर उठता है। अब ऊपर जब ये एवेपोरेट होके जाता है, वाष्पीकृत होके जब ये ऊपर जाता है तो ये बादलों का रूप ले लेता है, बादलों का आकार ले लेता है। और बादलों का आकार जब ये ले लेता है तो उसके बाद क्या होता है, फिर से बारिश होती है। फिर से जब कंडेंसेशन एक क्रिया होती है, जब कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन के बाद बारिश होती है। तो बारिश का जो पानी होता है वो फिर से समुद्रों में, नदियों में, नालों में, तालाबों में, पृथ्वी की सतह पर, और फिर वो वाष्प इन्फिल्ट्रेट होकर पृथ्वी की सतह के अंदर भी चला जाता है। तो क्या होता है कि पानी पृथ्वी से ऊपर गया और ऊपर से फिर से बारिश के रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ गया। तो ये जो पूरा एक चक्र, एक साइकिल कंप्लीट होती है, इसी को हम बोलते हैं जलीय चक्र। अब इसको हम अगर डीप में समझने की कोशिश करें तो इसके लिए हमारे पास एक फिगर होना चाहिए। देखिए फिगर क्या है कि अब मान लीजिए हमारा कोई पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की अगर सतह है तो ये मान लीजिए यहाँ पे कोई तालाब है, और इसको अगर हम थोड़ा सा और, तो यहाँ से कोई नदी बह रही हो, अगर ये तालाब, पॉन्ड, ये कोई आपकी रिवर है, और ये इधर आपका एक बड़ा सा हिस्सा है जो कि सी के फॉर्म में, समुद्र के फॉर्म में है। ये हमारी पृथ्वी की सतह है जिस पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, घास वगैरह भी होती है। तो अब क्या हुआ कि ये जो नदियों में पानी है, तालाबों में है या समुद्रों में है, ये जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने की वजह से ये एवेपोरेट होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। और जब ये पानी एवेपोरेट होगा, पानी यहाँ नदियों से भी एवेपोरेट होगा, ऊपर उठ के जाएगा, तालाबों से होगा, और पेड़ पौधों से भी पानी एवेपोरेट होता है। इसलिए आपने गर्मियों में देखा होगा कि पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, क्योंकि उसमें से जो पत्तियों में जो नमी होती है वो एवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और जो पेड़ पौधों में एवेपोरेशन होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन के नाम से जाना जाता है, इसे ट्रांसपिरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो नदियों से, नहरों से, तालाबों से और समुद्रों से जो पानी वाष्पीकृत होता है उसे हम बोलते हैं एवेपोरेशन, और पेड़ पौधों से जो पानी एवेपोरेट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ये पानी कहीं ना कहीं जब एवेपोरेट होगा तो ऊपर जाके ये बादलों के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। जब ये बादलों के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा तो जब इधर मान लीजिए, चाहे इधर या इधर, अब पहाड़ है अगर कोई, तो जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं पहाड़ों से टकरा के, गर्म हवाएं जब पहाड़ों से टकरा के ऊपर जाती हैं तो ये बादलों के साथ क्रिया करती हैं। तो यहाँ पे एक नई क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा संघनन के नाम से। तो जब कंडेंसेशन होता है, गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के साथ मिलती हैं, तो ये जो यहाँ वाष्प के फॉर्म में पानी होता है ये कहीं ना कहीं बूंद बूंद बन के टपकने लगता है, जिसे हम नाम दे देते हैं बारिश का, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, या फिर रेनफॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये पूरा क्या हुआ, नदियों से, समुद्रों से, तालाबों से पानी ऊपर गया, फिर बारिश के रूप में फिर से उन्हीं नदियों, नालों में, तालाबों में आ गया। तो ये क्या होता है, एक पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है, एक चक्र चलता है। ये चक्र हमेशा चलता रहता है, साल भर चलता है। तो अब क्या हुआ, बारिश के बाद पानी पृथ्वी की सतह पर गिरा। पृथ्वी की सतह पर जिधर को ढलान मिलेगा पानी उस साइड को बह जाएगा। मान लीजिए ये इधर को ढलान है, स्लोप है, इधर को बह गया पानी, इधर को ढलान है, इधर है तो ये इधर को बह जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो पृथ्वी की जो सतह का ढलान है इस तरफ है, तो ये जो पृथ्वी की सतह पर स्लोप की ओर पानी बहता है, पृथ्वी की सतह पर ढलान की ओर जो पानी बहता है उसे हम बोलते हैं रन ऑफ, बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रन ऑफ। इंग्लिश में इसे हिंदी में इसे बोला जाता है अपवाह। अब सारा का सारा पानी तो पृथ्वी की सतह से बह नहीं जाता। आपने देखा होगा कि कुछ पानी
जब बारिश होती है तो पृथ्वी की सतह में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। उन छिद्र के द्वारा पानी पृथ्वी की सतह के अंदर भी जाता है। अब पृथ्वी की सतह के अंदर जो पानी जाता है इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं अंतःस्रवण। हिंदी में इसे बोलेंगे अंतःस्रवण। अब कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर भी स्लोप होता है, यहाँ भी आपको चट्टानें मिल जाती हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंदर भी पानी जब इन्फिल्ट्रेट होके आता है तो ये भी जिधर को ढलान मिलता है उधर को बहना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं परकोलेशन के नाम से जानते हैं। परकोलेशन, हिंदी में बोलेंगे इसे श्रवण। तो ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें ये सारी प्रक्रिया होती हैं। तो आई होप आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ में आई होगी। तो इसमें क्या होता है कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब भी यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, अब सूर्य की वजह से तापमान बढ़ा, धूप की वजह से तापमान बढ़ा या फिर तापमान वैसे भी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो भी पानी है वो एवेपोरेट होगा, वाष्प के फॉर्म में उड़ना स्टार्ट होगा। और जब ये वाष्पीकृत होगा पानी तो ये कहीं ना कहीं आसमान में जाके बादलों का रूप ले लेता है। जब ये पानी बादलों का रूप ले लेता है तो आपने ये भी देखा होगा कि बारिश से जस्ट पहले गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो कहीं ना कहीं गर्म हवाएं जब चलती हैं तो गर्म हवाएं चलती हैं तो पहाड़ों से टकराते हुए ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर अपना रुख मोड़ लेती हैं, ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये बादलों से जाके रिएक्शन करती हैं। तो बादलों के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के साथ जब मिलती हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं संघनन। और जब संघनन होती है तो जो बादल के फॉर्म में पानी होता है, वाष्प के फॉर्म में होता है, वो बूंद बूंद बन के टपकने लगता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, बारिश बोलते हैं। अब बारिश के पश्चात फिर से पानी आपकी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। कुछ पानी डायरेक्ट समुद्रों में गिर जाता है, कुछ डायरेक्ट नदियों में, कुछ डायरेक्ट तालाबों में, नहरों में। लेकिन क्या होता है, काफ़ी पानी पृथ्वी की सतह पर गिरता है और वो गिरने के बाद जिधर को ढलान पाता है उधर को पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। तो जिधर को ढलान होता है पानी उधर को जो बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं रन ऑफ। इसके बाद सारा का सारा पानी तो पृथ्वी की सतह पर बह नहीं जाता है, तो जो पानी पृथ्वी की सतह के अंदर जाता है सूख कर पृथ्वी की सतह सोख लेती है, जो पानी अंदर जाता है उसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब पानी पृथ्वी की सतह के अंदर गया तो वो अंदर भी, पृथ्वी की सतह के अंदर भी चट्टानें होती हैं। तो चट्टानों की वजह से जिधर को ढलान मिलेगा पानी उस साइड को बहना स्टार्ट होगा। तो पृथ्वी की सतह के अंदर जो पानी ढलान की ओर बहता है उसे हम बोलते हैं परकोलेशन। तो ये टोटल आपका एक कंप्लीट हुआ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसके बाद बात आती है कि पृथ्वी की सतह पर कुल कितना पानी मौजूद है और जिसमें से शुद्ध पानी कितना है, खारा पानी कितना है, बर्फ़ के रूप में कितना पानी है, बादलों के रूप में कितना पानी है। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ से देखना चाहें, इसकी थियोरी देखना चाहें तो थ्योरी देख लेते हैं जल्दी से क्या है। आप अगर नोट्स जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में मिल जाएंगी। तो देख ले, जल्दी से देख लेते हैं कि सूर्य की किरणों के कारण सागरों, झीलों, जलकुंडों, नदियों इत्यादि से पानी वाष्प बनकर उड़ता है और अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर बादलों का रूप ले लेता है। हमने भी आपको वही बताया कि नदियों से, समुद्रों से, पौधों से, पेड़ पौधों से पानी क्या होता है, वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ता है, जो कि बादलों का रूप ले लेता है। उसके बाद वायुमंडलीय प्रभाव पाकर ये वर्षा बर्फ के रूप में पुनः भूमि पर बरस पड़ते हैं। प्रकृति का यह चक्र अनंत काल से चल रहा है, जिसे हम जलीय चक्र बोलते हैं या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो ये आपकी एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हुई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोटल हमारी पृथ्वी पर कितना पानी मौजूद है और वो किस किस फॉर्म में मौजूद है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर टोटल जो पानी मौजूद है, टोटल अमाउंट जो है वाटर का, टोटल अमाउंट वो है लगभग 1.36 इंटू 10 की पावर 9 लाख हेक्टेयर मीटर। कुल इतना पानी मौजूद है, जिसमें से अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसका जो
टोटल है, टोटल अमाउंट का लगभग टोटल अमाउंट का लगभग 97.3%, 97.3% पानी जो है वो सी वाटर है, मतलब समुद्री पानी। तो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़े अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो पानी है वो समुद्रों में मौजूद है। अब यहाँ भी इसके बाद ये तो मान लीजिए 100% में से, टोटल में से अगर हम 97.3 निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता है 2.7% पानी। अब ये भी टोटल हमारे पास शुद्ध पानी नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है। इसका भी अगर हम 2.7 का देखें तो इसका जो 90% वाटर है, 2.7% का 90% पानी ये है बर्फ़ के रूप में मौजूद है, ये बर्फ़ के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है। 2.7 का भी 90% पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद है। अब अगर 2.7 का हम 10% निकालेंगे तो ये 0.27% आएगा। इसका भी अगर हम 90% निकालते हैं तो ये लगभग आएगा 2.27%, 0.2% पानी बचता है। अब ये जो पानी है ये नदियों में है, तालाबों में है, झीलों में है, और इसके बाद अंडरग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है। तो सोचिए कि कितने कम अमाउंट में पानी हमारे पास शुद्धतम रूप में है, क्लियर वाटर हमारे पास कितने कम अमाउंट में है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में पानी मौजूद है, पीने वाला पानी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको समुद्री वाटर के रूप में मिल जाएगा, समुद्री पानी के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद भी जो पानी बचता है उसमें बर्फ़ के रूप में है। तो केवल 0.27% पानी ही है जो कि हमारे पास पीने योग्य है। उसमें भी नदियों का पानी जब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक नदियों का पानी भी पीने योग्य नहीं बन सकता है। तो तालाबों का पानी भी हम डायरेक्ट पीने के पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर ही है जिसे हम डायरेक्ट पीने के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ मिल जाती हैं जो कि नेग्लिजिबल होती हैं, नुकसानदायक नहीं होती हैं। तो ये था आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस की। इम्पॉर्टेंस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान का महत्व। अब सिविल इंजीनियरिंग में जल विज्ञान पढ़ने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, इस चीज़ को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। देखिए, इसका सिंपल सा पर्पज़ है, अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो बांध हो गया, चाहे वो बांध हो गए, नहरें हो गई, या फिर आप कोई नॉच वियर तैयार कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर टोटल कितना अमाउंट में वाटर मौजूद है, या फिर नदियों के रूप में कितना पानी है। नदियों के रूप में है तो इस नदी में रेट ऑफ फ्लो क्या है, रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, विस्कोसिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी तभी हम एक अच्छे स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बांध बनाना है, कोई रिजर्वायर बनाना है, तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी भी हम उसी बेसिस पर डिसाइड करते हैं। जब तक कि हमें इनकी जानकारी नहीं होगी कि उसमें कितना अमाउंट वाटर का है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस बांध का हम कैपेसिटी कितनी रखें। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो आप बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर और डैम, मतलब जलाशय की धारिता। हिंदी में इसे बोलेंगे जलाशय की धारिता। अगर आपको किसी भी वाटर रिसोर्स की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसकी वहाँ पे हाइड्रोलॉजी जो होता है ये एक मेन रोल प्ले करता है अपना। इसके बाद आप कोई स्पिलवे बना रहे हैं तो स्पिलवे बनाने के लिए भी
हाइड्रोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद आपको कैनाल की डिज़ाइनिंग करनी है तो वहाँ भी इसका यूज़ है। नहर आप सिंचाई के पर्पज़ से कोई बना रहे हैं तो वहाँ भी हाइड्रोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना। इसके बाद क्या होता है, नदियों पे ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बनाते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए इसका यूज़ आता है। इसके बाद आपको कोई पुल बनाना है तो पुल के निर्माण में भी आपको बाढ़ की जानकारी चाहिए, तो बाढ़ की जानकारी के लिए भी हाइड्रोलॉजी काफ़ी ज़्यादा योगदान देती है। इसके बाद कोई आपको सिंचाई योजना बनानी है, इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर आपको कोई तैयार करना है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बिना हाइड्रोलॉजी के हम इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस, हाइड्रोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है। इसके अलावा भी अगर आपको पढ़ाने के तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बेझिझक आप अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।